नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपका ऋषि सर और यह है यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल। आप सबके एग्जाम नजदीक आ रहे हैं और उसी के साथ आपकी तैयारी को हम एक नए स्तर पर लेकर के जा रहे हैं। हम आपको पढ़ा रहे हैं वे क्वेश्चंस, वे अभ्यास प्रश्न जो आपके परीक्षा में सीधे आने वाले हैं और केवल इंपॉर्टेंट नहीं, पूरा चैप्टर पढ़ लो जिससे कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए तो उसको कर ले जाओ। आज का चैप्टर भाषा और आधुनिकता, जिसको लिखा है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने, इसके अभ्यास प्रश्नों को करेंगे और समझेंगे कि कैसे सवाल बनते हैं। उसके पहले यह जानना जरूरी है कि जो यह पाठ है, इस पाठ का जो परिचय है वो क्या है, अर्थात ये पाठ किस बारे में है। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम लोग जो विषय पढ़ रहे हैं उसी के बारे में यह पाठ है। हम भाषा पढ़ रहे हैं और यह भाषा के बारे में है। भाषा की समस्याओं पर विद्वानों ने बहुत लिखा है, परंतु भाषा और आधुनिकता पर विशेष रूप से नहीं लिखा गया। विद्वान लेखक ने वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और आधुनिकता पर विचार किया। भाषा परिवर्तनशील होती है, इसका इतना ही अर्थ है कि भाषा में नए भाव, नए शब्द, नए मुहावरे तथा लोकोक्तियां, नई रीतियां सदैव आती रहे। इन सबका प्रयोग ही भाषा को व्यावहारिकता प्रदान करता हुआ भाषा में आधुनिकता लाता है। विद्वान लेखक का मत है कि हमें वैज्ञानिक शब्दावलियों का वैज्ञानिक शब्दावली को ज्यों का त्यों लेना चाहिए। व्यावहारिकता की दृष्टि से प्रोफेसर रेड्डी का यह सुझाव विचारणीय है। लेखक कहता है कि भाई, अगर कोई नया आविष्कार हुआ है अमेरिका में तो अमेरिका वाले उसका नाम रखेंगे, तुम तो रखोगे नहीं। तो अब अमेरिका के लड़का पैदा हुआ, तुम कहो कि नहीं हम नाम रखेंगे। क्यों भाई? अमेरिका रखेगा नाम और उसी नाम से तुम्हें बुलाना पड़ेगा। अर्थात जब कुछ नया हो तो समाज जिन नए मुहावरों, नए शब्दों, नई लोकोक्तियों को गढ़े, उसको स्वीकार करना भाषा को आधुनिक बनाने का प्रथम चरण है। अब पाठ परिचय आपने जान लिया। हमने सबसे पहले जाना कि यह लिखा किसने है, तो हमने बताया आपको कि इसको लिखा है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने। तो अब इनका साहित्यिक परिचय भी जान लेते हैं, क्योंकि यह आपके 5 अंक का आता है। मैं हर बार आपको बता चुका हूं कि आपके परीक्षा में आने वाले प्रश्न एक पाठ से 2 प्रकार के बनते हैं। एक तो साहित्यिक परिचय आ सकता है जो कि 5 अंक का होगा, और दूसरा आ सकता है गद्यांश पर आधारित प्रश्न जो कि होगा आपके 10 नंबर का। 2-2 नंबर के 5 सवाल आते हैं, तो आपको उसका लोड लेना नहीं है, क्योंकि आप हैं ऋषि सर की क्लास में। आपको पता है कि मैं किताब छूने नहीं देता, सवाल हल करवा देता हूं। तो अब आ जाइए, सबसे पहले इनके साहित्यिक परिचय पर टूट पड़ते हैं। प्रोफेसर रेड्डी का जन्म आंध्र प्रदेश में सन 1919 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1919 ईस्वी में। प्रारंभिक शिक्षा यद्यपि संस्कृत और तेलुगु में हुई, लेकिन ये हिंदी के प्रकांड विद्वान बन गए। भाई, दक्षिण भारत में पैदा हुआ आदमी, भारत के दक्षिणी हिस्से में पैदा हुआ आदमी अगर हिंदी पर अच्छा पकड़ रखता है तो यह विचारणीय है, यह अद्भुत बात है। 30 वर्षों से भी अधिक समय तक ये आंध्र विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। ये वहां के स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग के अध्यक्ष एवं प्रोफेसर भी रहे। इनके निर्देशन में हिंदी और तेलुगु साहित्यों के विविध पक्षों में तुलनात्मक अध्ययन पर पर्याप्त शोध कार्य हुआ कि भाई हिंदी और तेलुगु में क्या कॉमन हो सकता है, कौन से ग्राउंड पे ये एक साथ आ सकती हैं, क्या नवाचार करके इनको। देखो, भाषाओं का क्या है, भाषाओं के विकास में प्रयोग धर्मिता बड़ा रोल प्ले करती है। इफ यू आर यूजिंग योर लैंग्वेज, यू आर प्रोटेक्टिंग योर लैंग्वेज। अगर आप यूज नहीं कर रहे हो, आपकी भाषा समाप्त हो जाएगी। या तो संस्कृत जैसा विपुल साहित्य हो, संस्कृतम नाम दैवी वाक अन्माख्याता महर्षि भी। महर्षियों ने कहा है कि ये जो संस्कृत भाषा है दैवी वाक है, देवताओं की वाणी है। अब या तो आप अपनी भाषा को देवताओं की वाणी बना दो, इतना ज्यादा साहित्य, विपुल साहित्य पैदा कर दो, ठीक है, या फिर प्रयोग करते रहो, ठीक है। बहुत सारी जो भारतीय भाषाएं थीं जो ऐसे समुदायों से थीं जो बहुत हाशिए के समुदाय थे, जंगलों में रहते थे, या यायावर प्रकार के थे, घूमते रहते थे, या अलग अलग समुदाय से पहाड़ी लोग थे, या अन्य प्रकार के लोग जिन्हें आज आदिवासी कहते हैं। आदिवासी जैसा कोई शब्द नहीं होता। भारत आदिवासियों का ही देश है, मैं भी आदिवासी हूं। जो सनातन परंपरा लाखों वर्षों से इस जमीन पर जीवित हो, उसके किसी एक तबके को ही आदिवासी कहना दूसरे तबके की बुराई करना है। अगर कोई मुझे आदिवासी ना कहे तो मैं तो झगड़ा कर लूं उससे। मैं भी आदिवासी हूं, मेरे पूर्वज लाखों करोड़ों वर्ष से इस धरती पर रह रहे हैं, भारत की भूमि पर सनातन धर्म की ध्वजा फहरा रहे हैं, तो आदिवासी कोई और कैसे हो गया? मैं भी हूं।
तो आदिवासी शब्द उचित नहीं है, लेकिन हाशिए पर रहने वाले समुदाय जो मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए, जंगलों में रहते थे, ययावर थे, घूमते रहते थे, साधु सन्यासियों की जो भाषा थी, जो गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के गिर प्रांतरीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की भाषा थी, वह क्यों समाप्त हो गई? क्योंकि प्रयोग बंद हो गया। ठीक है, इनका साहित्यिक योगदान क्या रहा कि जी सुंदर रेड्डी ने दक्षिण भारत की चारों भाषाओं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम तथा उनके साहित्य का इतिहास प्रस्तुत करते हुए उनकी आधुनिक गतिविधियों को सूक्ष्म विवेचन प्रस्तुत किया। इनके साहित्य में इनका मानवतावादी दृष्टिकोण स्पष्ट झलकता है। तेलुगु वासी होते हुए भी हिंदी भाषा में रचना करके इन्होंने एक श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया है। ऐसा करके आपने दक्षिण भारतीयों को हिंदी और उत्तर भारतीयों को दक्षिण भारतीय भाषाओं के अध्ययन की प्रेरणा दी है। आपके निबंध हिंदी, तेलुगु और अंग्रेजी भाषा की पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। भाषा की समस्याओं पर अनेक विद्वानों ने बहुत कुछ लिखा है, किंतु भाषा और आधुनिकता पर वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करने वालों में प्रोफेसर रेड्डी सर्वप्रमुख हैं। प्रोफेसर रेड्डी एक श्रेष्ठ विचारक, समालोचक और निबंधकार हैं। अहिंदी भाषी माने ऐसा क्षेत्र, अहिंदी भाषी क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जहां हिंदी नहीं बोली जाती है, में रहते हुए भी हिंदी भाषा के प्रकांड विद्वान रहे हैं। शोध कार्य, तुलनात्मक अध्ययन इनके प्रमुख विषय हैं। अहिंदी क्षेत्र में आपका हिंदी रचना कार्य हिंदी साहित्य के लिए वरदान स्वरूप है। गैर हिंदी भाषी होते हुए भी प्रोफेसर रेड्डी हिंदी साहित्य में एक आदर्श उदाहरण बने हुए हैं। इनकी रचनाएं बहुत कम हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कम रचनाएं लिख करके भी प्रसिद्ध हो जाते हैं। ऐसे आपके एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था सरदार पूर्ण सिंह, वो भी बहुत कम रचनाएं लिखकर बहुत प्रसिद्ध हो गए। ठीक है, इनका रचना कार्य क्या है? साहित्य और समाज, मेरे विचार, हिंदी और तेलुगु, एक तुलनात्मक अध्ययन, दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य, वैचारिकी, शोध और बोध, तेलुगु वारुल, ये तेलुगु में लिखा गया ग्रंथ है, और एक अंग्रेजी में लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, जो एक संपादित ग्रंथ है, तमाम पत्र पत्रिकाओं के तमाम निबंधों को एक साथ रख के प्रकाशित किया गया, तो उसे हम कहते हैं लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, संपादित अंग्रेजी ग्रंथ। ठीक है, अब उसके बाद पाठ पर आ जाते हैं, भाषा और आधुनिकता अभ्यास प्रश्न। अच्छा, एक सवाल बच्चों का होता है, सर गद्यांश कैसे पहचाने? मेरा प्रयास, ये जो हम सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम आपको सारे चैप्टर्स पढ़ा रहे हैं, वीडियो सेक्शन में आप जाओगे तो पहले चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक हिंदी के सभी चैप्टर मिलेंगे। उसमें मेरा केवल एक प्रयास है कि जब आप का जो सबसे पहला डर है कि गद्यांश पहचाने कैसे, गद्यांश तो आ गया, अथवा करके 2 मिल गया, सवाल तो उत्तर तो खोज लेंगे उसमें से, लेकिन अगर पहला सवाल की इसके लेखक और इसका शीर्षक क्या है ये नहीं जान पाए तो 2 नंबर कट जाएगा, और ये सबसे सरल नंबर है, फ्री का नंबर, तो इसके लिए करें क्या? तो इसके लिए ऋषि सर की क्लास में आए हो, अब इस क्लास में आए हो, ना पता चले तो ये संभव ही नहीं है। ठीक है, तो आपको कुछ कीवर्ड्स में देता हूं हर चैप्टर के, जिनको आप लेकर के ये पहचान सकते हो कि ये इस पाठ में है कि नहीं है, या ये गद्यांश किस पाठ का है। रमणीयता, नूतनता, अन्योन्याश्रित, सर्जक, परंपरागत, विज्ञान की प्रगति, वैज्ञानिक आविष्कारों, महती आवश्यकता, भाव प्रकटीकरण, उद्दिष्ट, जातियों के संसर्ग या केवल संसर्ग, नए शब्द, भाषाभाषी, नवीनीकरण, म्यूजियम, नए शब्द, नए मुहावरे, नई रीतियां, सुस्पष्ट अभिव्यक्ति। यकीन मानो मैं पूरे किताब के सभी पाठों को जब देख लेता हूं, और ये वो शब्द हैं जो केवल और केवल भाषा आधुनिकता में मिलते हैं और कहीं रिपीट नहीं होंगे, ये मैंने जांच लिया है, तब तुम्हें दे रहा हूं। ठीक है, अब इन पर आधारित तुम्हारे सामने पहला पैराग्राफ आ जाए, मान लो, चलो मैं इसको यहां से नीचे कर देता हूं। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर इसकी पीडीएफ दे दिया करो। पीडीएफ मैं सबकी भेज देता हूं बेटा, पीडीएफ आपको भेज देता हूं कहां पर? यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल के टेलीग्राम चैनल पर, वहां मैं पीडीएफ आपको भेज देता हूं। अच्छा, अब चलो, रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्याश्रित हैं। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती। नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की, देखो सर्जक मिल गया तुमको, रमणीयता मिल गया, नित्य नूतनता, अन्योन्याश्रित मिल गया, मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है, और उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज वस्तुतः जनता व समाज के द्वारा स्वीकार्य नहीं होती। सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज जैसे आगे बढ़ नहीं पाता, वैसे ही पुरानी रीतियों और शैलियों की परंपरागत लीक पर चलने वाली भाषा भी जन चेतना को गति देने में प्राय असमर्थ ही रह जाती है। भाषा समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। अच्छा, अब तुमने क्या किया? तुम गए, कहां गए? तुम गए इसके अभ्यास प्रश्नों पर। 5 प्रश्न तुमको मिलते हैं, हर एक प्रश्न 2-2 नंबर का होता है, आपको मिलते हैं इसके टोटल 10 नंबर। पहला सवाल, गद्यांश के लेखक आपको पता है? जरा मुझे कमेंट करके बताओ। पाठ का नाम आपको पता है? जरा मुझे कमेंट करके बताओ। आपको पता चल गया, मैंने हिंट दे दिया है। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी तो पहले से ही पता चल गया था, जी सुंदर रेड्डी, अब क्योंकि यही पाठ पढ़ रहे हैं तो ये पता है। मान लो अगर ये एग्जाम में मिला होता तब भी तुम पहचान लेते कि ये पाठ भाषा और आधुनिकता है, क्योंकि मैंने तुमको उसके एनेक्डोट्स दे दिए हैं, मैंने तुमको उसके पहचानने के माध्यम बता दिए हैं, पहचानने के शब्दावलियों को बता दिया है। समझ रहे हो इस बात को? चलिए,
रमणीयता और नित्य नूतनता किस प्रकार अन्योन्याश्रित हैं? तो रमणीयता की बात हम कर लेते हैं। अब देखो, अब किस प्रकार अन्योन्याश्रित हैं? वैसे तो मैंने इसके सारे प्रश्नों के जवाब तुमको लिख के दे दिए हैं, ये पीडीएफ भी तुमको मिल जाएगी और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। एक बात और करना, तुम जो राष्ट्र का स्वरूप वाला चैप्टर है वो भी वीडियो सेक्शन में पड़ा हुआ है, एक बार जाके उसको देखना। मैंने बहुत एक्सप्लेन करके ये बताया है कि बिना किताब देखे तुम कैसे सवालों को सॉल्व कर सकते हो। लगा दो दोनों में, ठीक है? तो बिना किताब देखे तुम इन सभी सवालों को सॉल्व कर सकते हो। अब एक बात ध्यान देना, इनके सबके उत्तर लिखे हुए हैं, लेकिन मैं जो बार बार कहता हूं, जो मैंने तरीका बताया है राष्ट्र का स्वरूप वाले में कि रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्याश्रित हैं, यहां पर रमणीयता नित्य नूतनता अन्योन्याश्रित 3 शब्द मिल गए। अब आओगे यहां आप खोजने के लिए, ठीक है? तो आपको यहां पर एक लाइन मिलेगी, रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्याश्रित हैं, रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती। ये इसका उत्तर हो जाएगा दूसरे वाले सवाल का। अब ये कैसे हुआ, इसके लिए आपको राष्ट्र का स्वरूप वाला चैप्टर देखना है, क्योंकि देखो वो भी तैयार हो जाएगा, ट्रिक भी पता चल जाएगी, तो दोनों हाथ में लड्डू हैं तुम्हारे। चलो अब इस पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। इन प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उपरोक्त गद्यांश के लेखक एवं पाठ का नाम लिखिए, तो इसका प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी है और पाठ का नाम भाषा और आधुनिकता है। रमणीयता और नित्य नूतनता किस प्रकार अन्योन्याश्रित है? क्योंकि ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं, एक दूसरे पर आधारित हैं। उपरोक्त गद्यांश में लेखक ने किस बात पर बल दिया है? तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने इस बात पर बल दिया है कि जिस प्रकार सौंदर्य में नवीनता होनी चाहिए, उसी प्रकार भाषा में नवीनता आती रहनी चाहिए। अगला 2 सवाल, सबका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं पीडीएफ भेज दूंगा, लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि तुम आज ही ये क्लास देख रहे हो या आज ही पीडीएफ खोजने जाओ। कई बार बच्चे महीने महीने भर बाद जाते हैं और फिर उनको पीडीएफ नहीं मिलती तो वो परेशान हो जाते हैं, ये नहीं करना है। चलिए, ऐसे ही आपका दूसरा पैराग्राफ है, भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है, संस्कृति परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है, उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों, अब देखो वैज्ञानिक आविष्कारों आ गया, प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं के, देखो नए प्रयोगों आ गया, को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों के खोज की महती आवश्यकता, देखो महती आवश्यकता शब्द आ गया है, ठीक है? तो आप पहचान गए। इस पर आधारित इन 5 प्रश्नों का उत्तर आप लिख लोगे, नहीं भी लिख पाओगे तो ऋषि सर तुम्हारे हैं, मैं लिख के दे दूंगा। उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है, उपरोक्त गद्यांश में किस प्रसंग का प्रतिपादन किया गया है, आप बहुत क्लियरली इसको देख सकते हो। नेक्स्ट सवाल, भाषा किसका अभिन्न अंग है और क्यों? तो भाषा संस्कृति का अभिन्न अंग है, इसको भी आप क्लियरली देख रहे हो। भाषा के रेखांकित अंश की व्याख्या, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। देखो बेटा, चैप्टर मात्र 5 से 10 मिनट में तैयार होता है, अगर तुम्हें सही स्ट्रेटजी पता है, अगर तुम्हारे पास सही शिक्षक है तो। एक काम और करना है, जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और ये क्लास अपने साथियों के साथ शेयर कर देनी है, क्योंकि तुम्हारे साथियों को भी इसका लाभ मिले, तुम्हें भी मिले, तभी तो मजा आएगा। भाषा सामाजिक भाव प्रकटीकरण की सुबोधता के लिए उद्दिष्ट है, उसके अतिरिक्त उसकी जरूरत ही नहीं सोची जा सकती। इसकी उपयोगिता की सार्थकता समसामयिक सामाजिक चेतना में प्राप्त अनेक प्रकार की संश्लिष्टताओं की दुर्होता का परिहार करने में ही निहित है। कभी कभी अन्य संस्कृतियों के प्रभाव से और अन्य जातियों के संसर्ग से भाषा में नए शब्दों का प्रवेश होता है, और इन शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द अपनी भाषा में न प्राप्त हों तो उन्हें वैसे ही अपनी भाषा में स्वीकार करने में किसी भी भाषा भाषी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यही भाषा की आधुनिकता होती है। भाषा की सजीवता इस नवीनता को पूर्णतः आत्मसात करने पर ही निर्भर करती है। भाषा म्यूजियम की वस्तु नहीं है, उसकी स्वतः सिद्ध एक सहज गति है जो सदैव नित्य नूतनता को ग्रहण कर चलने वाली है। भाषा और आधुनिकता आप पढ़ रहे हैं ऋषि सर के साथ, ध्यान से देखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी सवालों के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे आप रिवाइज कर पाएं। उपयुक्त गद्यांश के लेखक एवं पाठ का नाम, भाषा की प्रमुख विशेषता क्या है, भाषा की उपयोगिता की सार्थकता किसमें निहित है, प्रस्तुत गद्यांश में किसका स्पष्टीकरण किया गया है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसका बहुत स्पष्ट उत्तर मैंने लिखा है। उत्तर कैसे लिखना है, आप लोग राष्ट्र का स्वरूप वाला चैप्टर जरूर देखें, वीडियो सेक्शन में वो पड़ा हुआ है, मैंने बहुत विस्तार से आपको बिना किताब देखे पूरा चैप्टर तैयार करने की विधि बताई है। भाषा की प्रमुख विशेषता क्या है, जीवंतता और परिवर्तनशीलता, भाषा की उपयोगिता की सार्थकता किसमें निहित है, तो भाषा की उपयोगिता की सार्थकता समसामयिक चेतना में प्राप्त अनेक प्रकार की संश्लिष्टताओं की दुर्होता का परिहार करने में निहित है। ये लाइन तुम्हारे, देखो तुम्हारे जो गद्यांश के 5 सवाल हैं उसमें से केवल एक सवाल लेखक और शीर्षक का नाम तुम्हारी किताब से होता है, बाकी चारों तुम्हारे खुद के गद्यांश में मिल जाता है।
खोजना कैसे है, राष्ट्र का स्वरूप देखना बहुत जरूरी है। चलिए 2 प्रश्न यहां पर है। प्रस्तुत गद्यांश में किसका स्पष्टीकरण है, तो प्रस्तुत गद्यांश में भाषा को समृद्ध एवं युगानुरूप बनाने के लिए उदार एवं व्यापक दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकताओं को स्पष्ट किया गया है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे कमेंट करके बताओ कि तुम्हें हिंदी के किस टॉपिक में सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। उस पर मैं अलग से एक क्लास लेकर के आऊंगा और आपकी परेशानियों को दूर करूंगा। भाषा की साधारण इकाई शब्द है। शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही दुरूह है। यदि भाषा में विकसनशीलता शुरू होती है तो शब्दों के स्तर पर ही। दैनंदिन सामाजिक व्यवहारों में हम कई ऐसे नवीन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं से उधार लिए गए हैं। वैसे ही नए शब्दों का गठन भी अनजाने में अनायास ही होता है। ये शब्द अर्थात उन विदेशी भाषाओं से सीधे अविकृत ढंग से उधार लिए गए शब्द भले ही काम चलाऊ माध्यम से प्रयुक्त हों, साहित्यिक दायरे में कदापि ग्रहणीय नहीं है। यदि ग्रहण करना पड़े तो उन्हें भाषा की मूल प्रकृति के अनुरूप साहित्यिक शुद्धता प्रदान करनी पड़ती है। यहाँ प्रयत्न की आवश्यकता प्रतीत होती है। इस पर आधारित 5 प्रश्न आपके सामने हैं। ये 5 प्रश्न इस प्रकार से हैं। पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम, भाषा की विकसनशीलता कैसे शुरू होती है, अविकृत ढंग और मूल प्रकृति का क्या आशय है, ठीक है, साहित्यिक दायरे में विदेशी भाषा के शब्दों को किस रूप में ग्रहण करना पड़ता है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये आपका हो गया। इसी प्रकार कभी कभी अन्य संस्कृतियों के प्रभाव से और अन्य जातियों के संसर्ग से भाषा में नए शब्दों का प्रवेश होता है, बिल्कुल होता है, और इन शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द अपनी भाषा में न प्राप्त हो तो उन्हें वैसा ही अपनी भाषा में स्वीकार करने में किसी भी भाषाभाषी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यही भाषा की सजीवता होती है। भाषा की सजीवता इस नवीनता को पूर्णतः आत्मसात करने पर ही निर्भर करती है। देखो, कट टू कट सीखो। तुम्हारे सवाल हैं, ज्ञान की बातें फालतू की नहीं, तुम्हारे सवाल हैं, उनको सॉल्व करना आना चाहिए बस। बहुत चौधरी बनने की जरूरत नहीं है। चाहिए 100 में 100। हिंदी में भी अब 100 में 100 आने लगा है, तो हिंदी में भी चाहिए 100 में 100। बहुत ज्ञानी बनके चौधरी नहीं बनना। पेपर में सवाल देखो, आंसर पता हो, बात खत्म। बस दो टूक बात है, सीधी सी बात होनी चाहिए, बिल्कुल कोई फालतू की ज्ञान परंपरा की कोई बात नहीं। सवाल आंसर, सवाल आंसर, सवाल आंसर, बस बात खत्म। उसके बाद कुछ बात ही नहीं करनी। प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत गद्यांश प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित है। ठीक है, सभी लोग इस बात को ध्यान दे रहे हैं, तो इस बात को आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिए और हर एक सवाल को अपनी कॉपी में लिखिए। चलिए नेक्स्ट, भाषा की सजीवता के लिए आवश्यक क्या है, लेखक के अनुसार भाषा किस प्रकार समृद्ध होती है, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला सवाल, लेखक के अनुसार भाषा में नवीनता किस प्रकार आती है। लेखक के अनुसार भाषा में नवीनता किस प्रकार आती है, इस पर भी बात करते हैं। लेखक के अनुसार भाषा में नवीनता किस प्रकार आती है, इस पर भी बात करते हैं। एक और पैराग्राफ आपके सामने है, नवीनीकरण का कार्य कितना ही प्रशस्त कार्य क्यों न हो, उस प्रक्रिया में यह भूलना नहीं चाहिए कि भाषा का मुख्य कार्य सुस्पष्ट अभिव्यक्ति है, अपनी बात कहना। यदि सुस्पष्टता और निर्दिष्टता से कोई भी भाषा वंचित रहे तो वह भाषा चिरकाल तक जीवित नहीं रह सकती। मतलब अगर कोई भाषा ऐसी ना हो कि वो अपने स्पष्टता से अपनी बात कह सके तो बहुत दिन तक वो जीवित नहीं रहेगी, समाप्त हो जाएगी। नए शब्दों के निर्माण में भी यही बात सोचनी चाहिए। इस संदर्भ में यह भी याद रखना चाहिए कि हम पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर उस शब्द की मूलात्मा तथा सार्थकता पर उन्मुक्त विचार कर सकें, ये बात भी हमें ध्यान रखनी चाहिए। 4 प्रश्न, इस पर भी 5 प्रश्न है। पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम। अब ये सवाल तो सबको आ गया होगा, जरा कमेंट करके एक बार मुझे बताओ कि आपको ये सवाल आ गया या नहीं आ गया। सभी लोग बताएंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। किन विशेषताओं के अभाव में भाषा चिरकाल तक जीवित नहीं रह सकती है। सार्थकता और उन्मुक्त शब्द का अर्थ लिखिए। पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर विचार करने का क्या आशय है, इस पर आधारित प्रश्न को देख लीजिए और सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बहुत सारे स्कैनर आते हैं बेटा, जैसे डॉक स्कैनर है, मेरे फोन में भी है, मुझे भी जरूरत पड़ती है। मुझे भी जरूरत पड़ती है तो मैं रख लेता हूं। कहां गया, यहीं पे है, रुको दिखा रहा हूं मैं तुम्हें। डॉक सारे स्क्रीनशॉट को डॉक स्कैनर में डालोगे, वो तुम्हें पीडीएफ बना के दे देगा। कहां गया भाई, रोज तुम इस्तेमाल, ये डॉक स्कैनर है, इसमें पीडीएफ को डालोगे। जैसे देखो, मैंने इसका पीडीएफ, इसका फोटो खींचा, इसका मैंने फोटो खींच लिया। अब देखो, मैंने इसके बाद वाले का फोटो खींच लिया, ठीक, अब फोटो खींच लिया। अब ये दोनों का फोटो मैंने खींच लिया और मैंने इसकी पीडीएफ बना ली। देखो ये पीडीएफ बन गई, तुरंत पीडीएफ बन गई, तुरंत पीडीएफ बन गई। तो यार तुम लोग अपने लिए कुछ करोगे कि नहीं करोगे, अपने लिए कुछ करोगे कि नहीं करोगे। ठीक है, हर चीज तुम्हारे लिए हम ही लोग करके दें। ठीक, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अगला सवाल,
यदि वह नवीनीकरण सिर्फ कुछ पंडितों की व आचार्यों की दिमागी कसरत ही बनी रहे तो भाषा गतिशील नहीं होती। भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है और जनता से है। यदि नए शब्द अपने उद्गम स्थान में ही अड़े रहे और कहीं भी उनका प्रयोग नहीं किया जाए तो उसके पीछे के उद्देश्य पर अवश्य ही कुठाराघात होगा। ये बात ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। कुठाराघात होगा, ये बात ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। भाषा का सीधा संबंध किससे है? नए शब्दों के प्रयोग और न किए जाने पर क्या परिणाम होगा? कुठाराघात का आशय स्पष्ट कीजिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम बताइए। अब इस पर ये 3 प्रश्न आधारित हैं। भाषा का सीधा संबंध किससे है? तो इसका प्रयोग से है और जनता से है। नए शब्दों के प्रयोग न किए जाने पर क्या परिणाम होगा? तो नए शब्दों का प्रयोग न किए जाने पर परिणाम ये होगा कि उस पर जो भाषा है उस पर, उसके उद्देश्य पर कुठाराघात होगा। कुठाराघात का आशय है कि घातक परिणाम। और उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम बताइए। तो ये आपके पूरे पाठ के सभी प्रश्न थे। ये आपके पूरे पाठ के सभी प्रश्न थे जिनके उत्तर मैंने बता दिए। आपको इनका उत्तर खोजना कैसे, इसके लिए आप देखिए राष्ट्र का स्वरूप वाला चैप्टर जरूर देखिएगा। उसमें बहुत सारे इनपुट्स आपको मिलेंगे और बहुत अच्छी अच्छी बातें उसमें मिलेंगी। करना वो भी चैप्टर है, तो फिर मिलकर के सारे चैप्टर तैयार करते हैं। एक चैप्टर अगर अच्छे से तैयार होगा तो सारे चैप्टर अच्छे से तैयार हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।